ये लॉकडाउन का जो मकसद है वो ये है कि एक गरीब तबके का विद्यार्थी, एक दलित, आदिवासी और महिला। इस देश में इतिहास में छात्रों ने सबसे बड़ा आज तक ऑपोजिशन दिया है, चाहे वो इमरजेंसी का दौर रहा हो। इस तरह की सरकार जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और जेंडर के नाम पे लोगों को बांट रही है, हाँ, जोड़ना यही है कि आप दलित को उसकी जाति के नाम पे मार दें, मुसलमान को उसके धर्म के नाम पे मार दें, महिला को इस यूनिवर्सिटी में इसलिए ना आने दिया जाए क्योंकि वो महिला है। ट्राइबल इलाके में जाते हैं तो उन्हीं का ज़मीन छीन के उनको मार डालते हैं, उन्हीं का ज़मीन छीन के उन कॉरपोरेट्स को, जो बड़ा बड़ा अंबानी अडानी का कॉरपोरेट है, उनको ज़मीनें दिया जा रहा होता है। कोई आर्मी का बड़ा कमांडर नहीं मर रहा है, जो मर रहा है वो मर रहा है जो सूबेदार की पोजीशन लेके बैठा है। वो क्यों लेके बैठा है? क्योंकि उसके घर में उसको पता है खाने को कुछ नहीं है। किसी भी देश के विकास के मानक में वहाँ की शिक्षा व्यवस्था शीर्ष पर होती है। यानी कि कोई देश विकास के रास्ते पे किस दिशा में जाएगा और उसका भविष्य कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी। यानी कि विकास के लिए शिक्षा एसेंशियल है। लेकिन बीते 40 महीनों में शिक्षा की परिभाषा बदल गई है और देश में एसेंशियल चीज़ों की परिभाषा बदल गई है। जब से लॉकडाउन लगा है, शराब के ठेके खुल गए हैं, लेकिन शिक्षा बंद है। कॉलेज और कैंपस में, स्कूलों में जिस तरह से डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया और सुविधा संपन्न लोगों तक शिक्षा को लिमिटेड करने का काम किया गया, उसके खिलाफ छोटे छोटे ग्रुप्स में अलग अलग आवाज़ें लगातार उठ रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं, लेकिन उन 50,000 छात्रों के भविष्य के साथ पिछले 1.5 साल से लगातार खिलवाड़ हो रहा है। बहुत सारे छात्र यहाँ, कई बार हमने आपको खबरें दिखाई है कि धरना प्रदर्शन करते हैं, यूनिवर्सिटी को खोलने की बात करते हैं, लाइब्रेरी में एक्सेस पाने की बात करते हैं, लेकिन प्रशासन हमेशा उनकी बातों को इग्नोर कर देता है, ऐसे जैसे छात्रों के भविष्य से देश के प्रशासन को और यूनिवर्सिटी के प्रशासन को कोई सरोकार ही ना हो। आप लोग कितने दिन से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारा आज जो इंडेफिनिट सिटिंग है उसका 9वां दिन है और इससे पहले भी हमने हंगर स्ट्राइक किया और वो हंगर स्ट्राइक 5 दिन का था। और जैसे कि आपने कहा कि शिक्षा पे लॉकडाउन है, जी बिल्कुल, शिक्षा पे लॉकडाउन है और ना खाली शिक्षा पे, ये अवसर पे लॉकडाउन है। ये लॉकडाउन का जो मकसद है वो ये है कि एक गरीब तबके का विद्यार्थी, एक दलित, आदिवासी और महिला ये सपना ना देख ले कि वो एक समान अधिकार से एक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, वो जीवन में कुछ बन सकते हैं। ये जो सरकार तो गरीबों को अनाज दे रही है, उनके खाते में डायरेक्ट पैसा डालने की बात कर रही है, तो फिर ये सरकार गरीब विरोधी कैसे हो सकती है? सरकार गरीब विरोधी ऐसे हो सकती है क्योंकि देखिए, अगर आप CA/NRC आंदोलन को फॉलो कर रहे होंगे, आपको पता होगा कि सबसे बड़ा जो अपोजिशन था देश में वो स्टूडेंट बन के निकला। यहीं दिल्ली विश्वविद्यालय पे हमने CA/NRC के अगेंस्ट में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद अभी किसान आंदोलन चल रहा है। सरकार को पता है कि अगर विश्वविद्यालय खुलेगा तो छात्र उसका भी समर्थन करेंगे। सरकार को पता है कि अभी जो NEP लागू करने की उनकी जो नीति है बैकडोर से, जो शिक्षा को प्राइवेटाइज करने की, निजीकरण की जो नीति है, उसके अगेंस्ट छात्र विरोध करेगा। तो सरकार को पता है कि वो जो जिस तरह की पॉलिसीज़ ला के एक तरह से लॉकडाउन का बहाना बना के वो जो ये सब इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है, छात्र वो नहीं होने देगा, इसलिए वो इंस्टीट्यूशंस नहीं खोल रहा है। तो मतलब छात्रों को रोकने का जो सरकार का मंसूबा है, उसके पीछे बड़ी राजनीति है, आप लोग ऐसा कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो साथ साथ मिलकर एक अनडेमोक्रेटिक तरीके से, बिना किसी कॉन्वर्सेशन के, NEP जैसे बिल को लागू करने के लिए, और जिस तरीके से उन लोगों ने पार्लियामेंट में से पेश किया, बिना किसी कॉन्वर्सेशन के पास करने की कोशिश कर रही है। और वो चाहती है कि बच्चे ना ही इस पर धरना करें, ना ही विरोध करें, ना ही बच्चों से कोई बातचीत हो। और जब तक ये बातचीत नहीं होती है, सरकार को जो मन है वो कर सकती है। साथ ही साथ NEP जैसी जो तमाम चीज़ें हैं वो उस समय तक प्राइवेटाइजेशन वगैरह की जो वो बात करता है, जो ब्लेंडेड मोड की बात करता है। अब जो छात्र बिहार से, जैसे मैं खुद बिहार से हूँ, मैं अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने आता हूँ तो मैं इसलिए नहीं आता हूँ क्योंकि मैं अपने फ्लैट पे बैठकर 40% क्लासेस ऑनलाइन करूँ। तो इसलिए सरकार को पता है कि ये बड़े अनपॉपुलर मेजर्स हैं, उन्हें पता है कि ये बहुत अनपॉपुलर मेजर्स होने वाले हैं। उसके बावजूद अपने प्रोपोगेंडा के थ्रू वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि बहुत प्रोग्रेसिव मीन है। नहीं, सरकार ऐसा क्यों चाहेगी कि उसके ही देश के छात्र पढ़ाई ना कर पाएं?
ऐसा क्यों चाहेगी कोई सरकार? सरकार अगर ऐसा चाह रही है तो किसी भी उसकी नीतियों का खिलाफत करना, वो सरकार ये नहीं चाह रही कि किसी भी तरीके का अपोजिशन आए। हम इस देश का इतिहास ही यही रहा है कि इस देश में कभी भी जब पॉलिटिकल पार्टी जो अलग अलग किसी मतलब चाहे कम वोटों की वजह से या जनता के पसंद ना होने की वजह से अगर वो सरकार नहीं बनाती तो वो अपोजिशन देती हैं। लेकिन इस देश में इतिहास में छात्रों ने सबसे बड़ा आज तक अपोजिशन दिया है, चाहे वो इमरजेंसी का दौर रहा हो, चाहे उसके बाद नियो लिबरल पॉलिसीज़ के आने का दौर रहा हो। आज़ादी के आंदोलन में भी छात्रों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सीए का आंदोलन जो सबसे हाल फिलहाल का आंदोलन है, उसमें छात्रों ने एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस सरकार के सामने पेश किया। और यही चीज़ कि कैंपस के अंदर जो डिबेट और डिस्कशन होता है, कैंपस एक बक्से की तरह है और उस बक्से के अंदर अलग अलग सब्जेक्टों का जो ज्ञान है वो बंद है, लेकिन यूनिवर्सिटी में आके वो बक्सा खुलता है और वो सारा ज्ञान एक होता है। सारा छात्र जो है वो अपने ज्ञान को सामने रख के उसके अंदर जो कमियां हैं उनको सुधारता है और उसमें आगे जो होना है इन सब चीज़ों पे बातचीत होती। यही सरकारी नीतियों और सरकार के कदमों के साथ होती है। इस तरह की सरकार जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और जेंडर के नाम पे लोगों को बांट रही है, वो नहीं चाहेगी ना कि स्टूडेंट इस पे बातचीत करे। ये सरकार तो कहती है कि पहले की सरकारें लोगों को बांट रही थी, हम तो जोड़ रहे हैं। हाँ, जोड़ना यही है कि आप दलित को उसकी जाति के नाम पे मार दें, मुसलमान को उसके धर्म के नाम पे मार दें, महिला को इस यूनिवर्सिटी में इसलिए ना आने दिया जाए क्योंकि वो महिला है। एक दलित आदिवासी आज भी उसी गांव में शोषण का शिकार होता रहे, उसका बच्चा मार खाता रहे, ये इस नाम पे अगर आप जोड़ रहे हैं तो किसी भी तरीके से ये देश को जोड़ने का राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर आप मुसलमानों को नागरिकता जो दे रहे हैं उनके धर्म के नाम पे नहीं देना चाह रहे हैं तो ये किसी भी तरीके से जोड़ने का जो बात है, इस देश को एक रखने का बात नहीं है। ये सरकार ऐसे पृष्ठभूमि से आती है, संघ ऐसी पृष्ठभूमि से उसका इतिहास उसकी गवाही देता है जहाँ वो आज़ादी को झूठी आज़ादी बता रहे हैं। उस तरह के लोगों को आज पद्मश्री मिल रहा है जो 47 की आज़ादी है उसके संघर्ष को झूठी आज़ादी बता आप रहा है। नहीं मानते देश को आज़ादी 2014 के बाद मिली है? देश को आज़ादी अगर हमें ये मानना होता तो हम आज यहाँ ना बैठे होते, हम भी एबीवीपी कर रहे होते। हमारे देश में भगत सिंह, सरदार सिंह कराप्पा, महात्मा गांधी जैसे लोगों ने जब इतना बड़ा बलिदान दिया, 47 का जो आज़ादी है उसको अगर आप भुला दें, उसकी अगर आप लेगेसी को भुला दें तो आप इस देश पर काबिज रहने के लायक नहीं, मैं नहीं मानता। एक बात बहुत आपने ज़बरदस्त छेड़ी कि दलित की बात की आपने, तो दलित को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यूपी के स्वतंत्र देव सिंह वो कह रहे हैं कि दलितों के गांव में जाके बीजेपी के लोगों को उनको नेशनलिज्म सिखाने की ज़रूरत है ताकि वो नेशनलिज्म के नाम पर वोट दें। ये मतलब एक जो मतलब डिवीज़न को एक उनका प्रोजेक्ट जो पूरा रहा है हिंदुत्व का कि दलितों को बार बार बता के कि नेशनलिज्म में तुम्हारा बहुत हक है तो नेशनलिज्म का पार्ट बन जाओ, लेकिन उन्हीं सेम दलितों को जब ज़मीन चाहिए होता है, जब ट्राइबल इलाके में जाते हैं तो उन्हीं का ज़मीन छीन के उनको मार डालते हैं। उन्हीं का ज़मीन छीन के उन कॉरपोरेट्स को, जो बड़ा बड़ा अंबानी अडानी का कॉरपोरेट है, उनको ज़मीनें दिया जा रहा होता है। उन्हीं दलितों का जब क्या कहते हैं नरसंहार करने का बात आता है मुस्लिमों का तो उनको अपना फुट सोल्जर बना लेते हैं, और जब बात आता है जो अपना भूमि का हक का मांगते हैं तो उन्हीं दलितों को जाके रणवीर सेना जैसे बना के दलित को प्यादे की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल कोशिश की जाती है यही कि नेशनलिज्म के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे उनको बिल्कुल कोशिश किया जाता है भड़काने का, नफरत की जो राजनीति है उसका हिस्सा बनाने का। बट उसी को जब वो अपना अधिकार मांग रहा है, जब सारे चीज़ कर रहा है तो उन्हीं दलितों को मार रहा है। तो सरकार जो है वो तो है तो उसी अपर कास्ट की ना, उसी ब्राह्मण की कास्ट का वो है। जो आरएसएस का चाहे भी देखा जाए, जो तभी सबसे ज़्यादा सर्वसंचालक रहे हैं, उन्हीं का हिस्ट्री उठा के देख लिया जाए तो पता चलता है कि किसका पार्टी है। हाँ, वो एक ही कास्ट के रहे हैं और ब्राह्मण कास्ट से रहे हैं जैसे। बिल्कुल। लेकिन तो क्या आरएसएस का सरसंघचालक ब्राह्मण हो जाने की वजह से हम ये कह सकते हैं क्या कि आरएसएस की विचारधारा ब्राह्मणवादी है? विचारधारा ही क्योंकि उनका उठा लिया जाए तो उसका ही हम अगर उठा के देख लेते हैं, जैसे शमसुल इस्लाम के काफ़ी उस पर लेख है और जो बोलते हैं कि आरएसएस का खुद का गोवालकर का जो लेख बोलता है कि हम तो कास्ट में बिल्कुल एक अच्छी चीज़ है, उस डिवीज़न को बनाए रखने के लिए हमारा पूरा संघर्ष रहेगा, और सबसे ज़्यादा बड़ा एनिमी बता देता है मुस्लिमों को। तो उसमें एक डिवीज़न क्रिएट करने का बस ये है कि दो पहलू का अटैक है कि एक पहलू का अटैक है कि जब मुसलमानों को अदरिंग करके राष्ट्रवाद के नाम पे दलितों को यूज़ करके, और दूसरा पहलू का अटैक है जो दलितों और वुमेनों पे है कि क्या कहते हैं अपना हेजेमनी बनाने के लिए कि तुम नीचे हो और हम ऊपर है। मतलब राष्ट्रवाद की पूरी लड़ाई कास्ट हेजेमनी को बनाए रखने की है। बिल्कुल है और बिल्कुल रही है हमेशा से कि इस देश में जब से मतलब क्या कहते हैं आरएसएस और बीजेपी का जितना भी एजेंडा लिया जाए तो उठा के कभी भी हम मतलब
हिस्ट्री के पन्नों को उठा के देख लिया जाए तो हमेशा से जो राष्ट्रवाद में क्या कहते हैं जो मरा है, जो क्योंकि राष्ट्रवाद के नाम पे किनको भेजा जाता है, सेना में जो जिन लोगों को बोलता है जाके, कोई आर्मी का बड़ा कमांडर नहीं मर रहा है। जो मर रहा है वो जाके वो मर रहा है जो सूबेदार की पोजीशन लेके बैठा है। वो क्यों लेके बैठा है? क्योंकि उसके घर में उसको पता है खाने को कुछ नहीं है, उसके पास ज़मीन नहीं है किसी बड़े लैंडलॉर्ड की, उसके पास कोई मतलब फैक्ट्री नहीं है, उसको चाहिए अपना स्टेटस बनाना, उसके घर वालों को फीड करना, इसलिए वो जाके लड़ रहा है और इनकी जंगों में वो मर रहा है। मतलब वो मेहनत कश जातियों के बेटे हैं, उन घरों से आते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आप लोगों की मांग क्या है मिला जुला के, पूरी मांग? हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द कैंपस खुल जाए, क्योंकि 2 साल हो गया है और हम सब घर में ही ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। एकदम से मतलब जो क्लास का जो माहौल होता है छात्र शिक्षक का एकदम से टूट चुका है और मतलब कोई डिबेट डिस्कशन का एकदम माहौल नहीं बचा है। हाँ, जबकि ये सब राइटिंग वाले ये लगातार तर्क दे रहे हैं कि आप लोगों की राजनीति नहीं चल पा रही, इसलिए आप लोग कैंपस खुलवाना चाह रहे हैं। देखिए, राजनीति ना चल पाना ये तो बहुत इस तरह का बात है, क्योंकि देखिए अभी कल ही हमें कुछ लोग मिले थे, वो कह रहे थे कि आप धरने पे क्यों बैठे हैं, पुलिस वाले वो हमें डेली आके बोलते हैं धरने पे क्यों बैठ जाते हो। तो हम कहते हैं मुद्दे मत दीजिए, खोल दीजिए कैंपस, फ्री एजुकेशन दे दीजिए। क्या हम मांग रहे हैं? हम शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं। हम क्या हैं? हम छात्री तो हैं, घर परिवार से आते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि ये बिहार से, मैं भी बिहार से हूँ, और बिहार से आना और एक महिला होना और फर्स्ट जनरेशन लर्नर होना, आप समझ रहे हैं किस तरह का प्रेशर होता है, किस तरह पितृसत्ता काम करता है घरों में, किस तरह हमें बता दिया जाता है कि तुम्हारे पास 24-25 तक की उम्र है, नहीं तो शादी कर दी जाएगी, कुछ बनना है तो बनो, नहीं तो घर संभालो। तो ये जो तमाम तरह का हम जो पेट्रियार्की से, कास्टिज्म से, सेक्सिज्म से, बहुत सारी चीज़ों से जो लड़के हम आते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी एक सेफ स्पेस बनता है। यूनिवर्सिटी हम चीज़ें सीखते हैं, अनलर्न करते हैं, हमसे वो स्पेस छीन लिया जा रहा है, हमसे वो सीखने का, समझने का, पढ़ने का, लिखने का, कुछ बनने का स्पेस छीन लिया जा रहा है। तो हम इसलिए यहाँ पे बैठे हैं। बीमारी से डर नहीं आप लोगों को? कोरोना है, लॉकडाउन लगा रही है सरकार, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कैंपस खोलिए, कैंपस खोलिए। रिस्क कौन लेगा? सर रिस्क की बात तो तब होनी चाहिए ना जब जैसे आप देखिए कि कोरोना कब कम हुआ। अगस्त में अगर आप मान ले कम हुआ, सबसे पहले क्या खुला? एसेंशियल थी शराब की दुकानें, वो खोल दी, वहाँ पे लंबी लाइन लगती है, वहाँ पे कोरोना नहीं है। यूनिवर्सिटी पे हमारी मांग भी यही है कि आप प्रॉपर वो करिए। हम ये थोड़ी ना कह रहे कि आप 100 के 100 बच्चे एक बार में बुला लीजिए, हम कह रहे हैं कि आप फेस वाइज मैनर में बुलाइए, जिससे कि बीमारी भी ना फैले, प्रॉपर सब सुविधा दी जाए। मतलब उसके लिए इंतजाम किया जाए, लेकिन कैंपस खोला जाए। बिल्कुल। तो चलिए, कैंपस खोलने की मांग है पूरी, और ये बहुत दिनों से चल रही है। लगातार यहाँ पर जैसे जैसे छात्र आ पाते हैं, जो दिल्ली तक एक्सेस कर पा रहे हैं, वो छात्र यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। एक जो ज़रूरी बात है वो ये कि देश में ऐसा पहली बार हो रहा है, बीते 2-3 सालों में एक नैरेटिव बनाया गया है कि लोग सस्ती शिक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जेएनयू की फ़ीस कम क्यों है, जबकि सवाल ये उठना चाहिए कि पूरे देश में फ़ीस महंगी क्यों है। इस पर आप ज़रूर सोचिएगा और कॉलेज कैंपस की इस लड़ाई में छात्रों का साथ देने की कोशिश कीजिएगा। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।